हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्विक रिवीजन को, एमसीक्यूज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता और ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, Iqbal treated a lustrous divalent element M with sodium hydroxide. He observed the formation of bubbles in reaction mixture. He made the same observations when this element was treated with hydrochloric acid. अब एक चीज, lustrous element है मतलब मेटल होगा, ऐसा मेटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्ट कर ही रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और दोनों के साथ ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बबल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑब्वियस चीज है, जब मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा एसिड्स के साथ, और इन्होंने बोला है सेम ऑब्जर्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे मेटल्स हमारे पास 2 हैं, एक एल्यूमिनियम है, एक जिंक है। चलिए आगे देखते हैं। Suggest how can he identify the produced gas? Write chemical equations for both the reactions. तो इनने एक चीज तो बोली है, lustrous divalent element। अब यहां हमारा जो एल्यूमिनियम और जिंक का जो वो था, हमारा एक जो डाउट था वो दूर हो गया। कैसे? एल्यूमिनियम के ऊपर वैलेंसी या चार्ज जो आता है वो 3+ का आता है, वहीं जिंक के ऊपर 2+ का आता है। इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, और यहां बोला हुआ है डाइवैलेंट एलिमेंट, दैट मींस हम जिंक की बात कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में अब हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं, क्योंकि यहां पे इन्होंने यही बोला है कि इक्वेशन लिख के बताओ। तो क्या हो जाएगा? Zn plus NaOH gives Na2 ZnO2 plus H2 and Zn plus HCl gives ZnCl2 प्लस H2। इसकी बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हैं अब, क्योंकि बैलेंसिंग हम चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं। सो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम जिंकेट, ये हम पढ़ चुके हैं। जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोड्यूस कर रहा है जिंक क्लोराइड, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सॉल्ट है और वो हाइड्रोजन गैस है। चलिए आंसर चेक करते हैं। As the element is lustrous, it must be metal. Divalent है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक होना चाहिए। Further, zinc also reacts with HCl to produce H2 gas. ओके, अब हमको ये टेस्ट करना है क्या कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन को टेस्टिंग, अगर आपको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन टेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे? एक बर्निंग स्प्लिंटर पास लेके आएंगे माउथ के, जहां से गैस निकल रही है। इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें रिएक्शन दिए, Zn NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस देखिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो यही हमने पढ़ी थी और इसी तरीके से हमने पता लगाया था हमारे मेटल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। During extraction of metals, electrolytic refining is used to obtain pure metal. Electrolytic refining use हो रही है। Which material must be used as anode and cathode for refining of silver metal by this process? अब सिल्वर मेटल का हमें प्योरिफिकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं? कैथोड पे लेते हैं प्योर मेटल, कैथोड पे लेते हैं प्योर मेटल, एनोड पे हम लेते हैं इम्प्योर मेटल। या हमारा इम्प्योर मेटल ना बोल के इम्प्योर सैंपल बोल देते हैं, ठीक है। सो कैथोड पे ले रहे हैं प्योर मेटल, एनोड पे ले रहे हैं इम्प्योर सैंपल। ये हमने कैथोड एनोड ले लिए। अब आया है नेक्स्ट, सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। तो यहां पे हम सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड, ओके, हम ये यूज कर सकते हैं सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो धीरे धीरे आयंस को रिलीज करता है और बहुत स्मूथ तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराता है।
नेक्स्ट, इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट? हमें सबको पता है ये चीज को, एक रिवीजन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्योर मेटल किस पे जमा होता जाता है? कैथोड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड। कहां सिल्वर डिपॉजिट होगा? कैथोड पे डिपॉजिट होगा जहां प्योर मेटल लिया है। अगर आपको इस पे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक बार क्विक रिवीजन देख सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, चलिए हम आंसर चेक करते हैं कि क्या हमने जो इतना अभी कंसेप्ट लगाया वो सही है कि नहीं। एनोड इज ऑफ इम्प्योर सिल्वर, कैथोड विल बी प्योर सिल्वर। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज NaAgCN होल ट्वाइस। ये क्या है? सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। ये देखिए लिखा हुआ है सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड। फिर नेक्स्ट, ये आयनाइज होता है धीरे धीरे, मैंने बोला था कि ये बहुत धीरे धीरे आयंस रिलीज करता है, स्लोली आयनाइज होता है और बहुत स्मूथ तरीके से प्रोसेस को कराता है। इसके अलावा आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 भी ले सकते हैं। आगे, प्योर सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड। कैथोड पे प्योर सिल्वर डिपॉजिट होता है। ये चीज हमने अभी सारी चीजें पढ़ी, यहीं पे हमने सारी चीजें लिखी भी थी, तो हमारा कंसेप्ट सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why should the metal sulfides and carbonates be converted to metal oxides in the process of extraction of metals from them? हमें क्यों सल्फाइड्स को और कार्बोनेट्स को पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहिए कि हम मेटल को निकालना है? तो मेटल निकालने से पहले हम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करें फिर मेटल निकालें। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल को निकालना आसान है, रादर देन टेकिंग आउट द मेटल और एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स डायरेक्टली फ्रॉम सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करके, क्योंकि ऑक्साइड को या तो आप फर्दर ही इसमें आप जैसे मॉडरेटली रिएक्टिव है तो आप ऑक्साइड को सीधा या तो कार्बन से रिएक्ट करा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनके निकल जाएगी, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर आप किसी हाई रिएक्टिव मेटल से उसका डिस्प्लेसमेंट भी करा सकते हो। तो ऑक्साइड में डिस्प्लेसमेंट कराना और रिडक्शन कराना बहुत आसान होता है, इस वजह से कराते हैं। जब मैंने क्विक रिवीजन के टाइम पे चीज पढ़ाई थी तो वहां पे भी एक्सप्लेन करी थी, ये सेम कंडीशन और सेम रीजन। चलिए आंसर को देखते हैं। देखिए, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल इज इजियर देन द रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट। वही सेम पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। हेंस दीज आर फर्स्ट रिड्यूस्ड टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड, इसलिए पहले मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally, when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated. But when metals like except Mn and Mg, manganese और magnesium को छोड़ के treated with HNO3, hydrogen is not liberated. Why? इसीलिए क्योंकि HNO3 जो है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन दे के जो H2 प्रोड्यूस हुआ है ना, H2, उसको H2O बना देता है। H2 को H2O बना दिया और खुद रिड्यूस हो जाता है, NO2, NO एंड N2O में। इस कारण HNO3 में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को तो वाटर बना रहा है वो ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, और फिर वहां पे एक्सेप्शन आते हैं मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ये दोनों ऐसे हैं कि ये ऑक्सीजन को वापस खींच लेते हैं और हाइड्रोजन को निकलने देते हैं। HNO3 ने ऑक्सीजन दी, मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्सीजन नहीं देने देंगे, वो रोक के रखेंगे। इसलिए मैंगनीज और मैग्नीशियम एक्सेप्शन है इस केस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। HNO3 is not only an acid but it is also a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen formed into water itself. HNO3 is reduced to NO2 or NO or N2O. यही सेम चीज हमने पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Compound X and aluminium are used to join railway tracks. Identify the compound X, name the reaction, write down its reaction. अब रिएक्शन का नाम लिखना है और पूरी रिएक्शन लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले कंपाउंड X को आइडेंटिफाई करो। ये जो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने वाली रिएक्शन है इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। इसको थर्माइट प्रोसेस या थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है यहां पे हमने बोला है एल्यूमिनियम तो यूज किया है, उसके साथ हम कंपाउंड X क्या यूज कर रहे हैं? कंपाउंड X होता है Fe2O3। ओके, ये इस तरीके से रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम के साथ Fe2O3 साथ में रिएक्ट होता है। तो हम यहां उसी तरीके से लिखते हैं जैसा पूछा हुआ है। यहां Fe2O3 रिएक्ट हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ। नेम द रिएक्शन, यहां लिख देते हैं थर्माइट। अब पूरे रिएक्शन को लिखें तो ठीक है, लिख देते हैं 2Al प्लस Fe2O3 gives Al2O3
प्लस Fe, और ये जो Fe है वो लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि आयरन को पिघला डालती है। तो आयरन पिघले हुए फॉर्म में आ गया, अब इस आयरन से हम लोग रेलवे ट्रैक्स को जोड़ देंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए कंपाउंड मस्ट बी Fe2O3, ये लिखा हुआ है, इसको यहां थोड़ा सा रब करते हैं। देखिए Fe2O3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन और एल्यूमिनोथर्मी, यही हम लोगों ने भी थर्माइट और एल्यूमिनोथर्मी मैंने आपको नाम बताया। द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इग्नाइटिंग द मिक्सचर विद मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन से इसमें आग लगाते हैं, बस और कुछ नहीं। Fe2O3 वो है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुआ, Fe बना लिक्विड फॉर्म में, Al2O3 अलग हो गया, ठीक है ये, और यहां पे मैंने Al2O3 लिखा हुआ था, तो यहां हम वापस से Al2O3 लिख देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी मैच हो रही हैं इससे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। When a metal X treated with cold water, it gives a basic salt Y with molecular formula XOH and liberates a gas Z which easily catches fire. अब आग पकड़ने वाला तो एक ही मेटल है हमारा, सोडियम। चलिए, सो अ मेटल X, क्योंकि वो कैच फायर कर रहा है, तो हम बोलेंगे जो हमारा मेटल X है वो तो हो गया सोडियम। उन्होंने बोला वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो चलिए ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कराया, वो बन गया NaOH प्लस H2। बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड लिबरेट अ गैस Z, ये हमारी गैस हो गई Z, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH ये हो गया, ठीक है। और इन्होंने बोला है इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट Y विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH, बल्कि वो भी हमारा बेसिक सॉल्ट Y नहीं है, वो एक बेस ही है जो एक तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है पानी में डालने पे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, और हमें इसमें रिएक्शंस लिखनी है जो इन्वॉल्व हो रही है, तो ये हमारी रिएक्शन एक इन्वॉल्व है। अगर इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है तो चलिए वो भी देखते हैं। यहां पे मेन क्या है, सेम वही है। देखिए द बेस विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 40 इज NaOH, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 40 का बेस है, ओके। सो दिस सॉल्ट Y शुड एक्चुअली बी बेस, इट इज अ सिंपल बेस, ओके। जब भी वो मेटल X को आप पानी में घोलोगे NaOH बन जाएगा, तो ये एक बेस है Y जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH था, हमने निकाला था NaOH, ओके। एंड लिबरेटेड अ गैस Z, ये हमारी गैस Z है, देखिए लिखा हुआ है। तो हमारा मेटल, हमारा बेस और हमारी गैस, तीनों चीजें हमने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई करी है, ओके। सो हमारा आंसर इज करेक्ट। आगे, a non-metal X exists in two different forms Y and Z. Y is the hardest natural substance, whereas X is a good conductor of electricity. Identify X, Y and Z. अब देखिए non-metal X जो दो different forms में exist करता है, तो ऐसा element जो दो different forms में exist कर रहा हो और उसका एक form हार्डेस्ट सब्सटेंस है और जो दूसरा फॉर्म है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस तो कौन सा है, डायमंड, ओके। और उसी एलिमेंट का दूसरा फॉर्म जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, ग्रेफाइट, सही है। अब कौन से एलिमेंट के ये दो फॉर्म्स है, ये है कार्बन के, तो चलिए हमारा एलिमेंट नॉन मेटल हो गया X कार्बन, उसका एक फॉर्म Y है जो कि हार्ड सब्सटेंस है, और जो गुड कंडक्टर है वो है Z। आइडेंटिफाई X Y Z, ये X है, ये Y है, ये Z है, आइडेंटिफाई हो गया। चलिए चेक करते हैं आंसर को। Non-metal X must be carbon, दो forms diamond and graphite. Diamond is the hardest natural substance, hence Y is diamond, and graphite is a good conductor, hence Z is graphite. चलिए आगे बढ़ते हैं। The following reaction takes place when aluminium powder is heated with MnO2. क्या होता है, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें एल्यूमिनियम को MnO2 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं और वो बन रहा है Mn प्लस Al2O3। पहला क्वेश्चन आया है, इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है। या तो हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरीके से, और रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 से Mn, ये हो रहा है रिडक्शन क्योंकि उसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इज MnO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 रिड्यूस हो रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। चलिए चेक करते हैं। नो, एल्यूमिनियम इज नॉट रिड्यूस बट ऑक्सीडाइज टू Al थ्रू Al2O3, बिल्कुल सही लिखा है हमने। और नो, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस टू Mn, MnO2 Mn में रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the constituents of solder alloy? Which property of solder makes it suitable for welding electrical wires? Solder किससे बना होता है, ये बना हुआ होता है lead और tin से, which are 50-50%, ये 50-50% होता है,
ओके, लेड और टिन। और इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको वेल्डिंग के लिए अच्छा बनाती है? क्योंकि सोल्डर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। सो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस, जिसके कारण वो बड़ा जल्दी पिघल जाता है, और जहां भी आपको सर्किट जोड़ना है, दो वायर जोड़ने हैं, आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आंसर को। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन 50-50%। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज दिस प्रॉपर्टी विच मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, के कारण उसको वेल्डिंग में यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A metal A which is used in thermite process when heated with oxygen gives an oxide B which is amphoteric in nature। अब एक चीज, एक मेटल है A जो कि थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, ओके, और थर्माइट प्रोसेस में यूज होने वाला ये मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो थर्माइट प्रोसेस में दो मेटल्स यूज होते हैं, एक आयरन, और वो भी आयरन की ऑक्साइड होती है, मेटल तो नहीं होता वो डायरेक्टली, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम जो कि डायरेक्टली मेटालिक फॉर्म में यूज होता है। तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है Al2O3 वो एम्फोटेरिक होती है नेचर में। ठीक है, तो मेटल ए हमारा कौन सा हो गया? मेटल ए हो गया एल्यूमिनियम, ओके, उसकी ऑक्साइड ये हो गई बी, जो ने यहां बोला है गिव्स एन ऑक्साइड बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए ये है और बी ये है, तो ए हो गया एल्यूमिनियम, बी हो गया Al2O3, और आगे बोला राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। चलिए लिखते हैं। एक HCl के साथ, एक NaOH के साथ। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, चैप्टर 1 में बैलेंसिंग हमने सीखी है। ओके, सो ये हो गया AlCl3 प्लस H2O, और दूसरा हो गया NaAlO2 प्लस H2O। ओके, ये हमारी रिएक्शन हो गई एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए आंसर चेक करते हैं अब। मेटल ए मस्ट बी एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स Al2O3 ऑक्साइड, HCl NaOH के साथ रिएक्शन, Al2O3 से AlCl3 H2O बना, Al2O3 NaOH के साथ NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और H2O बना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल हमारा एग्जिस्ट करता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वो कौन सा है? मर्क्यूरी, Hg। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये सल्फाइड के हीट करने पे एयर में ये ऑब्टेन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, इस तरीके से हीट किया तो बना HgO प्लस SO2। बैलेंसिंग तो आप कर सकते हैं, चैप्टर 1 में भी किया है हमने। ओके, आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, मतलब पूरा एक्सट्रैक्शन भी हमें दिखाना है। तो HgO को फर्दर अगर आप हीट करें, इट विल बी Hg प्लस O2। ओके, ये भी सिंपल बैलेंसिंग है, इसकी आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया, मर्क्यूरी अलग हो गया, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ओके, और आगे क्या पूछा हुआ है? आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर। तो चलिए, मेटल तो हमारा मर्क्यूरी है, इसका ओर क्या है? ये मर्क्यूरिक सल्फाइड विच इज सिनेबार। ओके, इसको सिनेबार बोला जाता है। चलिए आंसर चेक करते हैं हम। That a metal that exists as liquid at room temperature is mercury. It is obtained by heating its sulfide ore। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, HGS ये हमने लिखा था। Called cinnabar in the presence of air। एयर के प्रेजेंस में सल्फाइड ओर्स की हीटिंग को रोस्टिंग बोलते हैं, यहाँ मेंशन किया है। The metal sulfide is first converted into metal oxide। पहले उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और फर्दर हीटिंग करके हमने मेटल को ऑब्टेन कर दिया इन द लिक्विड फॉर्म, क्योंकि मेटल तो लिक्विड है, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई। ये हमारी दोनों पूरी रिएक्शन है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का फॉर्मूला है कंपाउंड का Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके, ये पहला है हमारा। सेकंड आता है Bi और ऑक्सीजन का। तो लिथियम और ऑक्सीजन का, लिथियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की है 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा Li2O। ठीक है, थर्ड है Al और Cl, सो AlCl3, और फिर है K और O2, ये हो गया K2O। ये हमारे आंसर है। चलिए अब मैच करते हैं।
Mg3N2, Li2O, AlCl3 एंड K2O। ओके, हमारे चारों आंसर्स हमारे करे हुए से मैच हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। What happens when ZnCO3 is heated in the absence of oxygen? देखिए, जो ये ZnCO3 दिया हुआ है, ये जिंक कार्बोनेट, जब आप इसको हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो क्या बनेगा? ZnO प्लस CO2। इस प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन, क्योंकि कार्बोनेट ओर्स की हीटिंग हो रही है ना, कार्बोनेट ओर्स की हीटिंग को कैल्सिनेशन बोलते हैं, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S इज हीटेड, सो Cu2O और Cu2S के मिक्सचर को आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? हमें कॉपर मिल जाएगा और SO2 गैस रिलीज होगी, और SO2 गैस रिलीज होगी, इसकी बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। मैं आंसर्स अभी ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, पहले आंसर्स दिखाता हूं। ठीक है, देखिए ZnCO3 ये तो ठीक है, ये लिखा हुआ है, इससे हमें ज्यादा टेंशन नहीं है, हमें सीधा सीधा इक्वेशन देखना है क्या है हमारी। ZnCO3 हीट किया, एब्सेंस ऑफ एयर मैंने आपको बताया था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ZnO, और यहां CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए Cu2O, तो ये Cu2O प्लस Cu2S, ये है Cu2S। ओके, इसको हीट करना है, वो यहां लिखा भी हुआ है हीटेड, तो यहां ट्राइंगल लगा दिया, हीटेड। नेक्स्ट क्या बन रहा है? देखिए Cu और SO2। बैलेंस्ड इक्वेशन ये है, हमने उसका कंसेप्ट वाइज इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, यू कैन चेक इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। A non-metal A is an important constituent of our food and forms two oxides B and C। एक non-metal A जो हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक B और एक C। ऑक्साइड B is toxic whereas C causes global warming। जो ऑक्साइड बी है वो टॉक्सिक है और सी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। हमें आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी, और टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। वो एलिमेंट, हमारे खाने का जो मेन एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज कार्बन, ये हमें पता है। ओके, सो जो हमारा एलिमेंट है वो है कार्बन, दैट इज नॉन मेटल ए, नॉन मेटल ए, ये कार्बन। अब उन्होंने बोला वो दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, कार्बन एक्चुअल में दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक है CO और दूसरी है CO2। अब हमें कैसे पता कि BCO होगी या CCO होगी और BCO2 होगी? आगे देखिए, उन्होंने बोला ऑक्साइड B इज टॉक्सिक, ये ऑक्साइड टॉक्सिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह आप लोगों ने बायो के लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन की तरफ ज्यादा होती है, वो ऑक्सीजन को हटा के खुद वहां जुड़ जाती है, जिससे इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो मर भी सकता है। एकदम तो नहीं मर जाएगा मगर मर सकता है। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। और आगे लिखा हुआ है सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ही बड़ा इसका हाथ है, कार्बन डाइऑक्साइड का उसके पीछे। यही वो एक मेन हमारी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कराती है। सो यहां कार्बन डाइऑक्साइड और यहां कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो ए बी सी, चलिए चेक करते हैं। और एक चीज, एक मिनट, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग? अब हमने जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स हैं बहुत सारे। ओके, सो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4, जिसके भी 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं, उनका ग्रुप निकालने के लिए हम इसमें +10 कर देते हैं। यह चीज समझने के लिए आप जो पूरे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एग्जाम्पलर की सीरीज है, उसमें क्विक रिवीजन ही नहीं, साथ ही साथ में एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी देखिएगा। वहां पे मैंने बीच में एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरीके से ग्रुप नंबर निकाला जाता है और पीरियड नंबर। ओके, सो कार्बन में 4 है आउटर मोस्ट में, और हमको अभी मैंने बताया कि 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो हम सीधा सीधा उसमें +10 कर देते हैं। तो 4 + 10, ये 14th ग्रुप में आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल की। चलिए चेक करते हैं आंसर को। नॉन मेटल ए मस्ट बी कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा में सब में यही मिलता है। इसके दो ऑक्साइड CO एंड CO2। CO इज टॉक्सिक, हेंस B इज CO एज CO2 कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सो हमारा जो C हो गया दैट इज CO2। ओके, नेक्स्ट, A कार्बन, B कार्बन मोनोऑक्साइड, C कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कंप्लीट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Give two examples each of the metals that are good conductors and poor conductors of heat respectively. चलिए good conductors of heat को देख लेते हैं पहले. So वो good conductors हैं हमारे, एक सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, इवन कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. तो हमने यहाँ 3 लिख दी. चलिए यहाँ पे पुअर कंडक्टर की बात करी हुई है, तो पुअर कंडक्टर्स में हमारे पास है एक लेड और दूसरा है मर्क्यूरी. ओके, आंसर चेक करते हैं. हमने अपनी तरफ से लिख दिया, ये तो याद करने वाली चीजें हैं. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, पुअर कंडक्टर, लेड एंड मर्क्यूरी. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो मेटल हमारा कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज मर्क्यूरी Hg. एंड जो हमारा नॉन मेटल है वो कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, दैट इज ब्रोमीन Br. ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास दो हैं, एक गैलियम और हमारा नेक्स्ट सीजियम. ओके, या तो CeSiUm या CaeSiUm, इसके दो हैं. ये ब्रिटिश स्पेलिंग है और ये अमेरिकन स्पेलिंग है. ओके, चलिए चेक करते हैं. मेटल्स एग्जिस्टिंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी एंड नॉन मेटल इज ब्रोमीन. ये तो हमारे सही हो गए. ओके, नेक्स्ट मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 इज गैलियम एंड सीजियम. तो ये हमारा हो गया गैलियम. एक मिनट, ये क्या, हाँ ये बिंदी इस पे है. ओके, ये यू इधर लिखा है, गैलियम एंड सीजियम. ओके, सो गैलियम सीजियम हमारे ये मेल्टिंग पॉइंट जिनका 37, हाथ पे रखने पे पिघल जाते हैं, ये वही वाले मेटल है, एक्सेप्शन जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. An element A reacts with water to form a compound B which is used in white washing. अब white washing में कौन सा यूज होता है कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो एलिमेंट A, चलिए पहले तो हम ये बोल देते हैं कि एलिमेंट हमारा A है, ठीक है, वो एक कंपाउंड बना रहा है B जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है. तो पहले वो जो चूना यूज कर पानी में मिलाते हैं ना, उस चूने को हम बोलते हैं CaO. द कंपाउंड B ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड C which on ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स बैक B. ओके, सो वो जो B है उसको जैसे पानी में मिलाते हैं, जो चूना हमारा तैयार होता है CaOH होल ट्वाइस, यहां उसकी बात हो रही है जो कि शुरू में बोला था स्लेग लाइन B. द कंपाउंड B ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड C which on treatment with water gives back B. Identify ABC. चलिए ठीक है, देखिए Ca plus H2O will give CaOH whole twice. ऐसा क्यों, CaH2O में मिलके CaO बनाएगा और वो CaO फर्दर पानी में घुल के CaOH whole twice बना देगा. अब ये तो हमारा एक पार्ट हो गया. नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, द कंपाउंड B on heating forms an oxide C. अब आपने इसको हीट किया तो आपको ऑक्साइड C फॉर्म हुआ कंपाउंड B को हीट करने पे, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स बैक B. ये B है, ये A है, इसको आप हीट करोगे CaO बन जाएगा, ठीक है. और उन्होंने बोला हीटिंग में ऑक्साइड C बन गई, तो ये C, इसको वापस से पानी में मिलाने पे हमें CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा. यही उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है. चलिए अब हमारा आंसर चेक करते हैं. सो ये A है, ये B है और ये C है. लेट्स चेक द आंसर. Ca प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस, वो A है ये B है. हमें बना ये CaO जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, उन्हें यही बोला था ना कि एक ऑक्साइड फॉर्म हो रही है C, ये है वो ऑक्साइड जिसमें वापस पानी मिलाने पे CaOH होल ट्वाइस वापस मिल जाता है. डन. नेक्स्ट, An alkali metal A gives a compound B on reacting with water. एक alkali metal A है जो एक कंपाउंड देता है B on reacting with water. Okay, the compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminium oxide. और जब इसको आप aluminium oxide के साथ डालोगे तो आपको एक कंपाउंड C मिलेगा which is soluble. तो ये soluble भी है, ठीक है. चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. आगे आइडेंटिफाई A, B, C एंड गिव द रिएक्शन. तो ऐसा कौन सा एल्कली मेटल है जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 होगा पूरे कंपाउंड का, ठीक है. तो A को मैंने H2O के साथ मिलाया तो B बना. अब ये एक ऐसी चीज बनी है जिसका मास 40 है. तो एल्कली मेटल में क्या हो सकता है, हमारा सोडियम और पोटेशियम हो सकते हैं जो एक्चुअल में एल्कलीज फॉर्म करते हैं. ओके, तो सोडियम या पोटेशियम में हमारा एक केस तो हो गया सोडियम जिसका मास होता है 23 और दूसरा होता है पोटेशियम जिसका खुद का ही मास 40 है. तो अकेला पोटेशियम ही अगर 40 हो गया तो बाकी के मैं कंपाउंड का क्या करूंगा, तो पोटेशियम को तो कैंसिल कर दो, सोडियम पे आ जाओ. अब अगर मैं A की जगह
सोडियम डाल दूं, देखिए Na, तो मेरा B Na जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaOH। अब इसका मास चेक करें, 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 प्लस 1 4, 24 प्लस 6 30 प्लस 10 40, इसका मास आ रहा है 40, मतलब मेरा NaOH तो सही है। अब इसको मैंने Al2O3 के साथ रिएक्ट करा तो एक सोल्यूबल कंपाउंड बना C, ये हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले किया था, NaAlO2 प्लस H2O, ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, सोल्यूबल सॉल्ट है ये। ओके, सो ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई, A हो गया सोडियम, B हो गया NaOH, C हो गया NaAlO2। चलिए आंसर चेक करते हैं। Na प्लस H2O NaOH मिल गया, NaOH को Al2O3 के साथ रिएक्ट करा, NaAlO2 प्लस H2O, ये बन गया हमारा सोडियम, ये है एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Give the reaction involved during extraction of zinc from its ore by roasting of zinc ore and calcination of zinc ore। चलिए देखते हैं, रोस्टिंग करने के लिए हमें जिंक सल्फाइड चाहिए और कैल्सिनेशन करने के लिए हमें जिंक कार्बोनेट चाहिए। दोनों ही केस में ऑक्साइड बनना ही है, बस फर्क ये है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और ये हीटिंग ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी, ये वाली सेकेंड वाली। चलिए करते हैं, ZnO प्लस SO2 ये बना, यहां बनेगा ZnO प्लस CO2। जब सल्फाइड ओर की हीटिंग होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, जब कार्बोनेट ओर की हीटिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर ये हो गया, कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर ये हो गया। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, चैप्टर 1 में हमने किया हुआ है। चलिए आंसर चेक करते हैं। ZnO प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस SO2, जिसमें ZnO प्लस C, अच्छा इनने एक्सट्रैक्शन भी दिखाया हुआ है, एक बार एक्सट्रैक्शन भी इसका हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ZnCO3 ZnO प्लस CO2, यहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, यहां SO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, एक बार एक्सट्रैक्शन और देख लीजिए, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ZnO में कार्बन डाल दो तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा, Zn को अलग कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये वही चीज हुई, तो ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, यहां जो कार्बन है इसने ऑक्सीजन को अपने पास खींच लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, तो इससे हमें जिंक मिल गया। ओके, और यही सेम चीज आप इसमें, ये जो जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है ना, इसके साथ भी आप ये चीज कर सकते हो, सीधा कार्बन डाल दो, कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा। ओके, सो दिस वी हैव डन इन क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। A metal M does not liberate hydrogen from acids but react with oxygen to give a black color product। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मेटल ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बना रहा है, बट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। आइडेंटिफाई M एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ M विद ऑक्सीजन। देखिए क्या हो रहा है, यहां पे कॉपर ले लिया हमने, कॉपर जो है वह एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता मगर ऑक्सीजन के साथ एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड बनाता है। कौन सी, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सो कॉपर है, उसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिव्स CuO एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। उन्होंने बोला है मेटल M, ये है मेटल M। ओके, एंड ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट, ये है ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये देखो रिएक्शन नहीं कर रहा, वो रिएक्शन के फॉर्म में शो किया हुआ है, Cu प्लस O2 गिव्स CuO, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक प्रोडक्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। An element forms an oxide A2O3 which is acidic in nature. Identify metal A, identify A as a metal or non-metal। एक एलिमेंट है जो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है A2O3। ओके, अब ये एसिडिक है नेचर में, ये ऑक्साइड, तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये मेटल है या नॉन मेटल है। पहले एक चीज हम आपको बता दें कि जो मेटल है वह हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारा एलिमेंट है A, ये एक नॉन मेटल है क्योंकि नॉन मेटल ही है जो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। चलिए चेक करते हैं आंसर को, ये हमने पढ़ा हुआ है एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी। Oxide of non-metals are acidic in nature while those of metals are basic in nature, hence A must be non-metal। Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं।
A solution of CuSO4 was kept in an iron pot. कॉपर सल्फेट के एक सोल्यूशन को हमने आयरन पॉट में रख दिया. After few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. Explain the reason in terms of reactivity and write the equation of the reaction involved. देखिए क्या हुआ, ये एक आयरन का पॉट है, ओके, ये एक आयरन का पॉट है और इसके अंदर हमने भर लिया है, या एक काम करते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग बनाते ही ब्लैक कलर से हैं आयरन के पॉट को, ठीक है. देखिए अब इसमें हमने अंदर भरा कॉपर सल्फेट, ओके, ये पूरा क्या भरा हुआ है इसमें, कॉपर सल्फेट. अब देखिए क्या होगा, जो हमारी यहां रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, CuSO4 प्लस Fe, क्योंकि जो पॉट है पूरा वो तो आयरन का है, अंदर मैंने कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, तो क्या हो रहा है, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन ऐसे देगा कि आयरन कॉपर की जगह लग के कॉपर को बाहर कर देगा और बना लेगा FeSO4 प्लस Cu. अब होगा क्या, क्योंकि पॉट आयरन का है तो धीरे धीरे आयरन के पार्टिकल्स जो हैं वो निकल निकल के सॉल्यूशन में जाते रहेंगे, और क्योंकि निकल निकल के आयरन के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो ये पॉट की जो दीवार है ये पतली होने लगेगी और थोड़े टाइम में इसमें छेद हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आयरन निकल निकल के तो पूरा कॉपर में आ गया और कॉपर सल्फेट में वो कॉपर को हटा के खुद को वहां पे आयरन सल्फेट के फॉर्म में सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना. तो इस वजह से यहां पे होल्स होने लगते हैं, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव. सो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव लीव द सरफेस एंड द आयरन पार्टिकल्स कम इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में आ जाते हैं, कॉपर को हटा दिया, आयरन सल्फेट फॉर्म कर लिया. चलिए आंसर, और ये उसकी रिएक्शन है विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए आंसर चेक करते हैं. Fe is more reactive than copper, hence displaces copper from CuSO4. The following reaction takes place. Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, and as a result of this reaction, the iron pot develops a number of holes. Clear? Next. तो चलिए इसी के साथ हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के कंप्लीट होते हैं. अगर आपको अपने वीडियोस को सर्च करने में यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं. वहां पे जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन होगा. सर्च कोर्सेज में एग्जाम्पलर डालिए, एंटर दबाइए. जैसे ही एंटर पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एक पेज ओपन होगा जहां एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज मिल जाएंगी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए. अब यहां पे आपको केमिस्ट्री के पूरी सीरीज मिलेगी. वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए. जैसे ही वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो पूरा एग्जाम्पलर का कोर्स है केमिस्ट्री का वो यहां पे डिटेल्स पूरी ओपन हो जाएंगी और नीचे पूरे वीडियोस दिए होंगे. अब जैसे ही आप किसी वीडियो पे किसी चैप्टर पे स्पेसिफिकली क्लिक करते हैं एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है जिसमें वीडियोस पूरे एक ऑर्डर में दिए हैं, एक सीक्वेंस में दिए हैं. आपको जितनी बार भी वीडियोस को देखना है, जब देखना है आप उतनी बार वीडियोस को तब तब देख सकते हैं. अगर आपको फॉर एग्जांपल सिलेबस ओवरव्यू देखना है तो आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करिए. ड्रॉप बॉक्स में जो एक वीडियो आएगा वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका शुरू हो जाएगा. इस तरीके से स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगा, आप प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ने में ज्यादा अच्छे से समझ आता है और हिंदी मीडियम में ज्यादा अच्छे से उनके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से किसी की हेल्प हो सकती है तो आप इस चैनल को उन्हें शेयर करें और उन्हें रेकमेंड करें ताकि वो भी 100% फ्री एजुकेशन को क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ पढ़ाई कर सके और एंजॉय कर सके. सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें. मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड्स ये सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में 100% फ्री में अवेलेबल कराता है. और ये वो भी सारी चीजें क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फीस. आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है. सो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, so that together we can improve the quality of education, that too free education. And keep watching Magnet Brains for long answer type questions of metals and non-metals. Thank you.